शादी के बाद मेरा शोहर बैरूने मुल्क चला गया और बोला मेरी माँ का ख्याल रखना। लेकिन शोहर के जाते ही मैं अपनी माँ और भाई को अपने घर ले आई और शोहर जितने पैसे भेजता वो मैं अपने भाई और अम्मा पर खर्च कर देती और सास को कभी कुछ न ला कर दिया और रोजे की हालत में घर के सारे काम भी सास से करवाती। सास बेटे से बात करवाने का कहती तो मैं और अम्मा मिलकर इस पर बहुत तशद्दुद करती। चांद रात को शोहर ने पैसे भेजे तो हम लोगों ने खूब शॉपिंग की और सास को कुछ न लेकर दिया। और ईद वाले दिन सास ने अम्मा का नया सूट पहन लिया तो हमने मिलकर सास को मारा और घर से निकाल दिया। काफी महीने गुजर गए लेकिन सास का कोई पता न चला। तो एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी जान निकल गई। जब दरवाजे पर मेरा शोहर आग बबूला फटे पुराने कपड़ों में अपनी माँ के साथ, सास मेरी माँ के कदमों में गिरकर माफी मांग रही थी। वो रो रो कर न जाने कब से एक ही बात दोहरा रही थी कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई हार नहीं निकाला। मगर मेरी माँ का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। इसने सास को बालों से पकड़ा और इसे घसीटते हुए दीवार से मार दिया। अभी आज सुबह ही अम्मा के कमरे से इनका कीमती सामान यानी सोने का हार चोरी हुआ था, जिसका इल्जाम भी उन्होंने मेरी सास पर ही लगाया था। सास बेचारी रोते हुए सफाई पेश कर रही थी। आखिर को ये सारा जेवर मेरी सास का ही था, जिसे मेरी माँ ने अपने काबू में कर लिया था। अम्मा को जब तसल्ली न हुई तो उन्होंने सास को लातों और गुस्सों से मारना शुरू कर दिया। वो बेचारी सिसकती हुई अध मरी हो गई। अम्मा को तो जैसे मुफ्त का मौका मिल गया था सास को मारने का। उन्होंने सास को खूब पीटा और फिर घर के दरवाजे के अंदरूनी जानिब बिठाते हुए कहा कि यही तेरी असली औकात है, आपसे तो यहीं बैठा करेगी। ये घर और जायदाद सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के मुकद्दर में है। सास खामोशी से आंसू पोंछकर वहीं बैठी रह गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जिस शख्स को सामने खड़े देखा, इसे देखकर मेरे होश उड़ गए। चंद लड़कियों की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा शोहर पैसे वाला हो और मुझ पर अंधा एतबार करता हो। मेरी माँ ने इस शादी की खातिर काफी पापड़ बेले थे। मैं उरूसी लिबास में मलबूस दुल्हन बनी अपने शोहर के कमरे में बैठी थी। कमरा इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। मैं हर एक शय को बगौर देख रही थी। इस कमरे में फूलों की सजावट से लेकर खिड़की के लगे पर्दों तक हर शय मेरी पसंद की थी। मेरा शोहर तो शादी से पहले ही मुझ पर जान निछावर करने लगा था। भले ही मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था, मगर मेरा शोहर वसीम बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। इसके घर में सिर्फ इसकी माँ और वही रहते थे। इनके वालिद का इंतकाल काफी अरसा पहले हो चुका था, इसलिए वो अपने वालिद का सारा बिजनेस खुद ही संभाल रहे थे। मेरी माँ की तो शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि इनकी इकलौती बेटी की शादी एक अमीर खानदान में हो। मैं अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि वसीम कमरे में दाखिल हुआ। इन्हें देखकर मैं फौरन घूंघट डालकर शर्माते हुए बैठ गई। वो मेरे पास आकर बैठ गए और चंद रस्मी गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने मेरी मुंह दिखाई के लिए लाया तोहफा निकाला। जब मैंने वो तोहफा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो एक हीरे का हार था। मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी भी हीरा नहीं देखा था। मेरी आंखें चंदिया कर रह गई। इस पल मुझे वसीम पर बेहद प्यार आया था। मेरा तो मकसद ही यही था। जितनी मैं खूबसूरत थी, अपने खूबसूरती के जादू चलाकर अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी, ताकि इसे मेरे अलावा और कुछ नजर ही न आए। शादी के चंद रोज में ही वसीम मेरी मुट्ठी में आ चुका था। वो तो मेरे हुस्न का दीवाना हो चुका था। इसे तो इसकी अम्मा भी आवाजें देती रहती, मगर वो मेरी बात सुने बगैर अपनी माँ की भी ना सुनता था। मेरी एक ही सास थी जो बहुत मासूम और कम गो खातून थी। शोहर शादी के 2 हफ्ते तक हमारे साथ रहा और फिर एक काम के सिलसिले में इसे दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। मुझे वसीम से कोई खास मोहब्बत तो ना थी। दर हकीकत मुझे सारी मोहब्बत इसकी दौलत से थी, ताकि मैं अपनी अम्मा का एक ख्वाब पूरा कर सकूं। चंद दिनों के अंदर अंदर शोहर बैरूने मुल्क चला गया और जाने से पहले मुझे कहकर गया कि मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना, वो मेरे बगैर बहुत रोती हैं। शोहर की बात सुनकर फौरन मैंने इनकी हामी भर ली। मुझे तो शायद इंतजार ही कब से इन पलों का था, जब शोहर दूसरे मुल्क जाए और मैं यहाँ इसकी दौलत पर ऐश कर सकूं। वसीम के जाने के बाद मैं तो जैसे आजाद ही हो चुकी थी। सास से जो थोड़ी बहुत तमीज से बात करती थी,
वो भी करना छोड़ दी और सारे कामों की जिम्मेदारी इस पर डाल दी। कुछ दिनों बाद मेरी माँ और भाई मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आए, मगर मैंने फिर इन्हें वापस जाने ही न दिया। मैं सारा दिन सास से काम करवाती रहती। इनकी अब काफी उम्र हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो सारे काम साफ सुथरे और वक्त पर किया करती थी। महीना पूरा हुआ तो वसीम ने तनख्वाह भेजी, जिसमें से एक हिस्सा इनकी माँ का भी था, मगर मैंने वो पैसे सास को देने की बजाय अपनी माँ के हाथ पर रख दिए। सास हमारा मुंह तकते ही रह गई। शोहर जब भी फोन करता तो कई कई घंटे मुझसे बातें करता रहता, मगर जब अम्मा से बात करने का वक्त आता तो मैं जानबूझकर इंटरनेट बंद कर दिया करती थी। पिछले 2 हफ्तों से मेरी माँ और भाई यही मेरे पास ही रह रहे थे। इस शाम जब सास को सबके लिए चाय बनाने का कहा तो कहने लगी, बहू तुम्हारी अम्मी कब तक यहाँ रहेंगी, वापस कब तक जाना है उन्होंने। सास के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मैं आग बबूला हो गई। फौरन गुस्से से कहने लगी कि ये घर मेरा है, ये जितने भी दिन यहाँ रहे तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। पहली बार मैंने सास से बदतमीजी की थी। वो शश्तर सी मुझे देखती रह गई। वो शौक से खड़ी थी और मैं इन पर हुक्म सादर करती रही। वहां से अम्मा के पास गई। हम दोनों माँ बेटी के हाथों में तो खजाना लग चुका था। सारा सारा दिन हमारा शोहर के पैसे उड़ाने में गुजर जाया करता। मैं रोज नई अक़साम के खाने बाहर से मंगवा कर खाया करती, मगर सास को आज तक कुछ भी नहीं दिया था। वो अपने लिए खुद खाना बनाकर खाया करती थी। सास लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे तक आई थी। मैं बाहर लाउंज में बैठी टांग पर टांग चढ़ाई ये सारा मंजर पुरसुकून होकर देख रही थी। मेरे हाथ में चिप्स का पैकेट था, जो मैं एक अदा से खुद भी खाती और साथ बैठी अम्मा को भी खिला रही थी। सास का ये ड्रामा देखकर मैं काफी खुश हो रही थी। अभी कल शाम ही मेरी सास का गीले फर्श से पांव फिसल गया था। वजूद भारी होने की वजह से वो धड़ाम से फर्श पर गिरी और फलक शगाफ चीखें मारते हुए मुझे और अम्मा को मदद के लिए पुकारने लगी। मैं इस पल इनकी मदद के लिए जरूर चली जाती, अगर मेरा पसंदीदा ड्रामा टीवी पर ना चल रहा होता। अम्मा भी मेरे साथ ही बैठी थी। कितनी ही देर सास के चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। वो चीख चीख कर दर्द से रो रही थी, मगर हमारे कानों तक ज्यों न रेंगी। बेचारी चिल्ला चिल्ला कर खुद ही दीवारों का सहारा लेकर अपने कमरे तक पहुंची थी। जब सीरियल खत्म हुआ तो मैं उठकर बाहर आई। सास अपने बिस्तर पर लेटी कराह रही थी। मैं बिल्कुल अनजान बनी इसके पास गई और पूछने लगी कि सासू माँ, क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? मेरे सवाल पर सास दर्द से भरी आवाज में बोली कि बहू, मैं गिर गई थी, मेरे घुटने में शदीद दर्द उठ रहा है, किसी डॉक्टर या हेल्थ वर्कर को बुला दो, कहीं मेरी हड्डी तो नहीं टूट गई। सास की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़े और मैं इनकी जानिब देखकर बोली कि जरा सी फिसलन से किसी का घुटना नहीं टूटता, थोड़ी देर आराम करो, ठीक हो जाओगी। सास बेचारी दर्द से कराहती रह गई। इसे यूं कराहता देखकर मुझे हंसी आ रही थी और अब वो कब से मुझसे पानी मांग रही थी, मगर मैं तो अनसुनी करते हुए चिप्स खाने में मसरूफ थी। आखिर जब प्यास हद से बढ़ गई तो वो खुद ही उठकर जाने लगी। कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए मुझे वो बाहर आती दिखाई दे रही थी। मैं और अम्मा इसे यूं चलता देखकर अंदर ही अंदर हंस रही थी। इनके घुटने में शायद शदीद दर्द था। वो एक हाथ से अपने घुटने को थामे दूसरे हाथ से दीवारों का सहारा लेते हुए बाहर आ रही थी। हर कदम के साथ इनके हल्क से चीख भी निकल रही थी और वो बाहर आते हुए एक ही बात कर रही थी कि बहू, मेरा हल्क खुश्क हो चुका है, मुझे 2 घूंट पानी ला दो। मैं इन पर एक नजर डालते हुए उठी और किचन से पानी का गिलास भरकर बाहर ले आई। कांच के गिलास में पानी लाकर जब मैंने सासू माँ को देना चाहा तो एक शरारत सूझी। मैंने जब इनकी जानिब गिलास बढ़ाया तो जानबूझकर गिलास को इनके हाथ में जाने से पहले ही छोड़ दिया। गिलास फर्श पर गिरकर किरची किरची हो चुका था। सास जो कि जूतों के बगैर थी, इसलिए जो ही इसने दूसरा पैर जमीन पर रखा तो वो कांच के टुकड़े इसके पैरों में प्योस्त हो गए। एक नई तर्ज की दर्द की लहरों को वजूद में महसूस करके सांस बिलबिला उठी। मैं सब कुछ जानबूझकर करने के बावजूद फौरन चेहरे पर हैरानगी और शर्मिंदगी लाई थी और बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा, न जाने कैसे ये गिलास मेरे हाथ से टूट गया। वो बेचारी घुटने के दर्द में मुब्तला तो थी ही, मगर अब तो कांच लगने से इसका पैर भी जख्मी हो चुका था। मैंने अपनी सास का कोई इलाज ना करवाया
और वो बेचारी कई दिन तक बिस्तर पर तड़पती रही। जब से शोहर दूसरे मुल्क गया था, मुझे तो शायद मजीद शय मिल चुकी थी। मैं जो मर्जी करूं, कौन सा शोहर को पता चलना था। बस इसी वजह से मेरा सास के साथ रवैया दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा था। इसका पाँव जख्मी था, वो दर्द से कराह रही थी, मगर मैंने इसके जख्मों पर आम से रखी गई मरहम लगाते हुए चुप करने का कहा। मेरी माँ सास के सामने इसके नए कपड़े पहनकर घूमा करती थी। सास अगर गुस्से से कुछ कह देती तो हम दोनों माँ बेटी इसे मिलकर तशद्दुद का निशाना बना डालती। इसकी हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की रह गई थी। एक रोज सास ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद इनके लिए मेरे दिल में नफरत मजीद बढ़ने लगी। रात के 11:30 बजे का वक्त था जब मुझे सास के कमरे से सरगोशियों की आवाजें आने लगी। मेरे कदम रुके थे, न जाने सास किससे बातें कर रही थी। मैं फौरन इनके कमरे के पास पहुंची और कान लगाकर इनकी बातें सुनने लगी। वो रो रही थी, इनका अंदाज सरगोशी नुमा था। मुझसे मजीद रहा न गया तो फौरन सारा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। मुझे यूं अपने कमरे में देखकर सास के होश उड़ चुके थे। इसके हाथ में एक मोबाइल था जिससे वो वसीम को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। यकीनन वो हमारा भांडा फोड़ना चाहती थी। इस रात मुझे अपनी सास पर इस कदर शदीद गुस्सा आया कि मैंने सास को मारना शुरू कर दिया। सास बेचारी मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली कि बस एक बार मुझे मेरे बेटे से बात करवा दो। मैं तनजिया लहजे में इस पर हंसकर बोली कि इसलिए तुम्हारी बात करवा दूं ताकि तुम हमारा भांडा फोड़ दो। इस दिन से तो मैंने सास पर जिंदगी मजीद तंग करके रख दी थी। मैंने तो सास का जीना तक हराम कर दिया था। हम अपने सारे काम सास से करवाने लगे थे। सुबह सुबह नाश्ता बनवाने से लेकर रात के खाने तक एक एक काम सास किया करती थी। अगर कभी अम्मा के पैरों में दर्द होता तो मैं सास से ही माँ की खिदमत करवाया करती। मेरी सास निहायत ही भोली भाली और कम अक्ल सी औरत थी। बहुत जल्दी वो हमारे सामने कमजोर पड़कर हमारी नौकरानी की तरह रहने लगी। इसके पैरों का जख्म और घुटने का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ था, मगर इसके बावजूद वो उफ तक ना करती और सारे घर के काम करने लगी थी। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ तो मैंने रोजे की हालत में सारे काम सास से करवाना शुरू कर दिए। मेरी बूढ़ी सास सारी रात इबादत में गुजार दिया करती और फिर मैं सारा दिन इनसे पूरे घर के काम करवाती रहती। मेरे सामने उफ तक न करती। गर्मी शदीद थी, काम करने के साथ इसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो जाया करता था, मगर इसके बावजूद वो मेरे सामने अपना कोई हुक्म ना चला पाती थी। जब भी मेरे शोहर का फोन आता तो वो कहती कि मुझे भी बात करवाई जाए, मगर मैं हर बार इसे बालों से पकड़कर मारना शुरू कर देती थी। मैं और मेरी माँ ने अपनी सास पर तशद्दुद करके इसे कम अकल ज़हनी मरीजा कर दिया था। वसीम को भी अपनी माँ की कुछ खास फिक्र न थी। वो बहुत ही कम इनका पूछ लिया करता था। ईद करीब आ रही थी तो वसीम ने मेरे अकाउंट में ढेरों पैसे भेजे। इसने मुझे खास ताकीद की कि मैं अपने और इसकी माँ के बेहद खूबसूरत जोड़े लेकर इसे दिखाऊं। मैंने वो सारे पैसे लिए और चांद रात को माँ के साथ बाजार में शॉपिंग के लिए चली गई। मैंने वहां से ढेरों शॉपिंग की और वापस घर आ गई। सास हसरत भरी निगाहों से कभी मुझे तो कभी मेरी माँ को देख रही थी। आज न जाने इसे क्या सूझी कि वह उठी और गुस्से से मुझ पर झपट पड़ी। वो रोते हुए मेरा चेहरा दबोच कर बोली कि मेरी सबसे बड़ी गलती तुम्हें इस घर की बहू बनाना था। काश मैं इस वक्त कोई और चुन लेती। तुमने मेरे बेटे को सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर अपनाया है। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। सास इतना कहकर मुझ पर चढ़ दौड़ी। न जाने इतनी हिम्मत एकदम से इसमें कहां से आ गई थी। मैंने फौरन इसे खुद से दूर झटका और यके बाद दीगे कई थप्पड़ अपनी सास के चेहरे पर दे मारे। मुझसे थप्पड़ खाकर सास रोती रही, मगर मेरे मुंह में जो आया मैं इसे सुनाती चली गई। मैंने सास के सारे कपड़ों को कैंची से जगह जगह से काट दिया। वो बेचारी जो भी सूट पहनती वो ही फटा हुआ होता था। आज चांद रात थी। मैंने शोहर को सास के लिए लाया हुआ सूट दिखाया और फिर वही सूट सास की बजाय अपनी ही माँ को पेश कर दिया। बेचारी सास अंदर ही अंदर कुड़ती हुई रह गई। मैं कई अकसाम के खाने बनाकर मेज पर सजा रही थी कि तभी मेरी सास लड़खड़ाते हुए मेरे पास आई। इसकी आंखों में आंसू थे। वो चादर के कोने से अपनी आंखें साफ करते हुए बोली कि बहू, मुझे बेटे की बहुत याद आ रही है। कल ख्वाब में भी वो मुझे परेशान दिख रहा था। जरा कुछ देर के लिए मेरी वसीम से बात करवा दो।
कई माह हो गए अपने बेटे से बात तक नहीं हो पाई। आज ईद का दिन था, शायद इन्हें वसीम बहुत याद आ रहा था। मैंने इनकी जानिब देखा और फिर झटक कर बोली कि वो तो मैं करवा दूंगी, मगर इसके बदले आपको सारे घर की साफ सफाई करनी होगी। मेरी भोली भाली सास फौरन मान गई। हालांकि इसके घुटने में दर्द था, इसके बावजूद वो घर के सारे काम खुशी खुशी करने लगी। कैसी बेवकूफ सास मिली थी मुझे। मैंने तो इसे इसके घर में ही नौकरानी बनाकर रख दिया था। जल्दी से सारा काम खत्म करके वो हाथ झाड़ते हुए मेरे करीब आई और बोली, अब मेरी बात करवा दो मेरे बेटे से। आज ईद है, मैं अपने बेटे की एक बार आवाज सुनूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने सास को अपने पास बुलाया और अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए बोली, दफा हो जा अपने कमरे में। दोबारा अगर वसीम से बात करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास बहू से थप्पड़ खाकर शशदर सी खड़ी रह गई, जबकि मैं इस पर तंजिया हंसती हंसती वहां से अपने कमरे में जाने लगी कि तभी मुझे सास की आवाज आई। वो मेरे पीछे खड़ी फौरन रोते हुए बोली, खुदा की लाठी बे आवाज होती है। देखना जिस रोज इसकी पकड़ हुई तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। एक ना एक दिन मेरा बेटा सच्चाई जरूर जानकर रहेगा। एक तो ईद थी, ऊपर से जब मैंने और अम्मा ने सास के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो इसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए मारने लगी। हमने इसे इतना मारा कि वो अधमरी सी हो गई। दौलत का नशा ही ऐसा था कि इस नशे ने हमसे सही गलत की सूझबूझ छीन ली थी। सास मार खा खा कर एक बार फिर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, मगर इस बार इसे माफ करना मेरे इख्तियार में नहीं था। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। मैंने सास को मार मार कर घर से निकाल दिया। वो ख्वास बाख्ता सी कितनी ही देर घर का गेट बजाती रही और रो रो कर अंदर आने की भीख मांगती रही, मगर मुझे और अम्मा को कोई फर्क ना पड़ा। अच्छा खासा शोर बर्पा करने के बावजूद जब मैंने दरवाजा ना खोला तो सास वहां से हट चुकी थी। वो कहाँ गई थी, कौन था इसका इस भरी दुनिया में, मैं कुछ नहीं जानती थी। वसीम के आने में भी अभी एक डेढ़ माह बाकी थे। तब तक मैं कोई ना कोई बहाना सोचकर वसीम को बता सकती थी कि आखिर इसकी माँ हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई। अब तो पूरे घर पर हम तीनों का राज था। कई हफ्तों तक हम तीनों ने खूब ऐश किया। जिंदगी तो जैसे सिर्फ आसाइशें पूरी करने के लिए ही रह चुकी थी। मैं तो सास का नामो निशान तक भूल चुकी थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दरवाजा खोलने के लिए गेट तक आई। न जाने कौन था, मैंने पूछा, मगर जवाब न पाकर मैंने दरवाजा खोल दिया। जो ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। सामने मेरा शोहर वसीम चेहरे पर संजीदगी सजाए खड़ा था। इसे अपने सामने देखकर मैं शशदर सी रह गई, मगर तभी वसीम के पीछे से मेरी सास निकलकर सामने हुई। इसे यूं वसीम के साथ खड़ा देखकर मेरी चीखें निकल गईं। मैं बौखलाकर कई कदम पीछे हटी थी। फटे हुए मैले कपड़े और इस पर जगह जगह से फटी चादर। सास मुझे ही देख रही थी। वसीम की आंखों में खून उतर चुका था। वो इसी पल घर के अंदर दाखिल हुआ और मुझे बालों से दबोच कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात करने लगा। वो गुस्से से कांप रहा था। इसने मुझे मारते हुए कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ भी लगाने की। इसलिए तेरे पास छोड़कर गया था कि तू मेरी ही दौलत पर ऐश करती फिरे और मेरी माँ को इन्हीं के घर से बाहर निकाल दे। तेरी जुर्रत हुई भी तो कैसे? तो मेरी माँ से इस घर के काम करवाती रही। इतना कहकर वसीम ने मेरे चेहरे पर कई थप्पड़ बरसा दिए। मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा सा छाने लगा। वसीम रो रहा था। इसने मुझे छोड़ा और बोला कि तुम जैसी औरत इस घर में रहने के काबिल है ही नहीं। मैंने गलती कर दी तुम जैसी औरत पर अपनी मोहब्बत लुटाकर। तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं थी जितना तुम्हें सर चढ़ा दिया गया है। इतना कहकर मेरा शोहर अपनी जुबान से तीन जुमले अदा करने ही वाला था कि मेरी रूह कांप उठी। मेरी माँ दामाद के पैरों में गिरकर इल्तिजा करने लगी कि वो कोई भी गलत कदम ना उठाए, मगर हमें इसकी माँ पर रहम आया था कि अब इसे हम पर रहम आता। मैं सास के कदमों में गिरकर इनसे माफी मांगने लगी, झोली फैलाकर अपने घर को बचाने की दुहाई देने लगी, मगर शायद मेरी यही सजा थी। वसीम ने मुझे तलाक दे दी। वह जुमले सुनने के बाद मैं गोया सांस लेना भी भूल चुकी थी। वसीम ने हम तीनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। सास तो सड़कों पर भीख मांगा करती थी, मगर फिर जब इसे ख्याल आया
तो वो एक एयरपोर्ट से बाहर मौजूद सड़क पर बैठने लगी ताकि जब भी इसका बेटा वहां से गुजरे तो वो इसे मिल सके। कई हफ्ते इंतजार करने के बाद आखिर एक रोज माँ बेटे से मिल ही गई, मगर जिस हालत में मिली थी वो देखकर वसीम का खून खोल उठा था। चंद पल के ऐश के लिए मैंने अपनी पुरसुकून जिंदगी को खराब कर दिया था। मेरी माँ अब दोबारा इस टूटे फूटे मकान में आकर रोती है, पछताती है, मगर खैर हम वही काट रहे हैं जो हमने बो रखा था। मेरी दोबारा कहीं शादी ना हुई। जितनी जालिम मैं इस माशरे में हो चुकी थी, इसके बाद कोई भी खानदान वाले मुझे अपनी बहू बनाने का सोच भी नहीं सकते थे। मैं अब पछताती थी, अपनी गलतियों की माफी खुदा से मांगती हूँ, मगर शायद मेरी सास मुझे कभी माफ नहीं करेगी।